नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेश कुमार। आज हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि सीरिया जो है, हम सभी लोग जानते हैं कि सीरिया पिछले दिनों से बहुत सारे सिविल वार से गुजर रहा है। अब सीरिया के अंदर जो यूएस जो है उसके समर्थन से एक जब पहले के जो प्रधानमंत्री थे वहाँ के बशर अल असद, वहाँ पर एक विद्रोह होता है और विद्रोह होने के बाद वहाँ के एक यूएन आतंकवादी जिसका नाम था मोहम्मद अल बशीर, वह वहाँ के आतंकवादी जो नेता था वहाँ से उसको यूएस का सपोर्ट मिलता है और विद्रोह होने के बाद बशर अल असद को वह देश छोड़कर भागना पड़ता है। अब जब देश छोड़कर भागना पड़ता है तो उस देश में अब मोहम्मद अल बशीर बैठे हुए हैं। लेकिन ये सब बातें तो हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन ताज़ा अपडेट ये है कि अब इजराइल ने सीरिया के ऊपर हमला किया है, जिसमें से कि मिसाइल से हमला हुआ और ड्रोन से हमला हुआ है। अब ये जानने में इंटरेस्टिंग होंगे हम सभी लोग कि अब ऐसी इजराइल को क्या समस्या हो गई कि जो कि इजराइल को भी माना जाता है कि वह भी यूएस के समर्थित है, और अभी का जो वहाँ जो सरकार बैठा सीरिया के अंदर मोहम्मद अल बशीर, वह भी सीरिया का, उसको भी यूएस का कहीं ना कहीं पीछे से सपोर्टिंग है। तो आखिर ये क्या समीकरण बना कि इजराइल को अब सीरिया के ऊपर जाकर हमला करना पड़ा। हम दोस्तों सभी लोग जानते हैं कि सीरिया में हाल में जब तख्ता पलट हुआ, वहाँ से जो पूर्व प्रधानमंत्री थे अल बसद, तो अब उनको जाना पड़ा। तो जाने के मायने ये हुआ कि वह तो वहाँ से निकलकर चले गए रूस में, क्योंकि बशर अल असद को हमेशा से ही सपोर्ट रहा है रूस का। रूस वह निकलकर चले गए। अभी वहाँ से कुछ वीडियो भी मॉस्को से आया था, तो ये तो कंफर्म है कि वह रूस के अंदर ही है। उसके बाद जब आप सीरिया में जाइएगा, सीरिया के एक साउथ साइड में एक कम्युनिटी रहती है। कम्युनिटी का जो नाम है वो बहुत सारे लोग हैं, डिच। वहाँ के जो डिच कम्युनिटी है उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा अत्याचार बढ़ गया था। और क्योंकि हमने बीच में भी ये बात बताई थी कि जब मोहम्मद अल बशीर का जब शासक आया तो बशर अल असद के जितने भी समर्थक थे उनको लाइन में खड़ा करके या उनके ऊपर अचानक हमला करके लगभग हजारों लोगों की हत्या कर दी गई। जो कि ये बात सच है कि रिपोर्ट नहीं हुआ। इसका कारण क्या था? इसका कारण साफ साफ ये है कि कहीं ना कहीं पीछे यूएस के बैकिंग है, सपोर्ट है। तो आखिर अब वहां पर कौन जाकर रिपोर्टिंग करेगा? अब ये सारी चीजों को देखते हुए कहीं ना कहीं जो अब दिच जो कम्युनिटी है, दिच, अब जो दिच कम्युनिटी के ऊपर जो बशीर का जो आर्मी है वह अब उसको तंग करने लग गई। और हम सभी लोग जानते हैं कि जो साउथ सीरिया है उससे इजराइल के ऊपर एक बात का खतरा होगा, क्योंकि बशीर पूरी तरीका से इस्लामिक मानने वाला एक कंट्री बना रहा है, क्योंकि उसमें सारे के सारे मुसलमान ही हैं। लेकिन ये डिच जो कम्युनिटी है ये भी उसके अंदर रहती है, जो बहुत ही ज़्यादा कम मात्रा में है। और हम सभी लोग जानते हैं कि जब भी इस्लाम की अगर बात आती है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से इजराइल के ऊपर खतरा हमेशा बना ही रहता है, क्योंकि वहाँ जो ये हम सभी लोग जानते हैं जो झगड़ा है वह झगड़ा आज का तो है नहीं। यह झगड़ा बहुत ही पुराना है। जब से इस्लाम का शुरुआत हुआ है उसी टाइम से यह सारी झगड़ा का भी जड़ एक साथ आया है। अब ये सारी परिस्थितियां देखते हुए डिच को बचाने के लिए इजराइल ने ड्रोन से तथा कुछ मिसाइल भी फायर किया गया है। और अब कहीं न कहीं इस बात को स्पष्ट तरीका से बता दिया गया है जो बशीर की जो सरकार है उसको, कि अगर तुम या तुम्हारे देश का मिलिट्री
डिच कम्युनिटी के जो साउथ वाला जो पार्ट है सीरिया की, अगर साउथ वाले पार्ट में तुमने आने की फिर से कोशिश की तो इसका अंजाम और भी ज्यादा बुरा होगा, इसका अंजाम और भी ज्यादा बुरा होगा। ये बात को स्पष्ट तरीका से बताता है कि कहीं ना कहीं इजराइल बचाना का, तो ये बात सच है कि ये बात बहाना है कि हम बचाने जा रहे हैं, एक्चुअली में वह मुख्य रूप से वह अपने जो खतरा है उसको नापने की कोशिश कर रहा है, उससे बचने की कोशिश कर रहा है। अब अपना खतरा कौन सा होगा? अपना खतरा होने का मतलब ये है कि जो भी इस प्रकार के लोग हैं उन्हें किसी न किसी प्रकार से इस बात को अब जान लेना होगा कि सीरियाई गवर्नमेंट वाला सरकार, जो अभी आतंकवादी वाला ही सरकार है, जिससे इजराइल पहले ही गाजा के अंदर परेशान है, वह गाजा के अंदर इजराइल इसीलिए परेशान है क्योंकि वहां पे एक किसका जो राज था वह चलता था। वह पहले से ही हम सभी लोग जानते हैं कि वहां पर एक आतंकवादी जो सरकार था उसका वहां पे राज चलता था। अब जब उसका राज चलता था वहां पे, तो उन्होंने ही गाजा से इजराइल के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर दिया। तो ये आतंकवादियों का नतीजा पहले ही इजराइल भुगत चुका है और अब वह आगे किसी और भी सरकार को इस तरह के नहीं बैठने देना चाहता है अपने पड़ोस में, ताकि फिर से उसको इसी प्रकार की समस्याओं से झेलना पड़े। लेकिन इजराइल के लिए एक बहुत ही मुसीबत भरी बात यह है कि वह जो देश है उसके चारों ओर सिर्फ इस्लामिक कंट्री ही भरे हुए हैं। आज जहां तक इस्लामिक कंट्री की बात है, वह उसके लिए कहीं ना कहीं हमेशा एक असुरक्षा का माहौल बनाए हुए रखता है। अब असुरक्षा का माहौल है तो उसको तैयारी भी करना पड़ता है, क्योंकि पिछले बार उसके देश के अंदर घुसकर वे आतंकवादी हमास के आतंकवादी संगठन ने किस प्रकार से 1200 लोगों की या 1400 तक हत्या की थी, जिसमें से क्या बूढ़े, क्या जवान, क्या बच्चे, किसी को भी नहीं छोड़ा गया था। यहां तक कि छोटे छोटे बच्चों को माइक्रोवेव के अंदर भूंज दिया गया था। तो आप खुद सोच के देख सकते हैं कि इजराइल के लेकर उन देशों के अंदर कितना ज्यादा नफरत भरा हुआ है। अभी तो हमास से लड़कर निकला है इजराइल, इतने लगभग साल युद्ध चला, उसके बाद वह खत्म हुआ। अब पुनः अपने बॉर्डर पे एक और आतंकवादी संगठन, चाहे उस आतंकवादी संगठन को यूएस ही क्यों नहीं सपोर्ट कर रहा हो, अब यूएस सपोर्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हो गया कि यूएस तो दूर बैठा हुआ है, जो इसका सीक्वेंस होंगे उसको वह झेलना किसको पड़ेगा? वह किसी न किसी रूप से झेलना तो इजराइल को पड़ेगा। और इजराइल किसी भी प्रकार से, इजराइल के जो प्रधानमंत्री नेतन्याहू हैं वह बिल्कुल भी इस चीज को अब हल्के में लेने वाले नहीं हैं। अब ये क्वेश्चन और आएगा कि क्या नेतन्याहू को सपना आया था क्या कि डिच कम्युनिटी को हमको बचाना है? तो नहीं। देखिए क्या होता है, जो एक डिच जो कम्युनिटी है सीरिया के अंदर, वहां के जो नेता हैं शेख हिजमत अल हाजरी, यह नेता एक वीडियो के द्वारा, और उसमें बहुत सारे वीडियो क्लिप को ऐड किया जाता है और बताया जाता है कि ये जितने भी सारे नेता हैं इनको अब एक साथ हम लोगों के ऊपर वहां के जो आर्मी है वह आने लगी है और हम लोगों को अब मुश्किल हो रहा है सीरिया के अंदर रहना, क्योंकि हमारे ऊपर अत्याचार बढ़ने लगा है। अब इसी चीज को लेकर नेतन्याहू, हम सभी लोग जानते हैं कि इजराइल ये सब मामले में कितना फास्ट है, तो वह तुरंत देर नहीं करते हुए कार्रवाई करना स्टार्ट कर दिया। और जब कार्रवाई करना स्टार्ट कर दिया तो वहां के लोगों में हाहाकार मचना तो निश्चित ही ज्यादा होना था। अब ये बात को साफ साफ यूएस से भी पूछा गया कि अब आप क्या बोलने वाले हैं, तो यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप फिर से बहुत बड़ी प्रॉब्लम में घिर जाते हैं। वह बहुत बड़ी प्रॉब्लम में घिर इसलिए जाते हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का बात नेतन्याहू बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं है। और वह व्यक्ति क्यों माने? जब उसके देश पे ही खतरा हो, उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, तो दूर बैठा यूएसए ने कैसे वह बात को मानेगा? इसीलिए वहां के जो अभी डिप्लोमेट हैं सीरिया के अंदर, उन्होंने बोला है कि हमने नेतन्याहू से बात किए हैं, अब वह बमबारी नहीं करेगा सीरिया के ऊपर। अब जब मामला शांत हो जाएगा तो हम दोनों को आपस में बैठाकर समझौता भी करवा देंगे। अब ये सारी बातें आगे और कहां तक पहुंचती है
ये तो देखने वाली बातें होंगी, लेकिन ये अभी बिल्कुल भी डोनाल्ड ट्रंप को किसी भी प्रकार की कोई नीति समझ में नहीं आ रहा है। उधर रसिया वाला में नीति समझ नहीं आ रहा है कि कैसे शांत करना है, इधर इजराइल का नीति समझ नहीं आ रहा है कि कैसे शांत करना है। अब ये सारी बातें आगे क्या होगी, जब भी कोई नया इंफॉर्मेशन आता है तो हम आपको जरूर बताएंगे। आप हमें अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और साथ ही साथ आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद।